साथियों, हमारा मताधिकार जागरूकता अभियान और उसका तीसरा चरण कल परसों हमने 15 तारीख से शुरू किया है और उसके तहत हम तीसरे चरण में जैसलमेर से तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद में बालोतरा जिले का और उसके बाद में बाड़मेर जिले का। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, देश के मतदाताओं को यानी वोटर्स को, निर्वाचकों को जागृत करना और उनको अपने वोट की अहमियत और उसकी वैल्यू के बारे में बताना कि आपका वोट जो है वो क्या है और वोट का अधिकार आपको किस लिए मिला था। इसको लेकर के हमारे 2 चरण पूरे हुए हैं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को जिस प्रकार की जानकारी नहीं थी, उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी आखिरी मतदाता को यानी वोटर्स को जगाने तक का फैसला किया है। तो साथियों, ये जिस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं, उस उद्देश्य के अंदर आम नागरिकों यानी कि मतदाताओं, वोटर्स का क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार है और कैसे कैसे अधिकार उन लोगों के छीन लिए गए और कौन से अधिकार है जिन्हें उनको अभी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर के इस मताधिकार जागरूकता अभियान का जो हमारा पहला और मुख्य मुद्दा है वो है किसान बचाओ देश बचाओ। क्योंकि देश के अंदर किसानों के साथ में कब कब क्या क्या हुआ है इसकी जानकारी उनको नहीं है। हमारे लोगों की एक आदत सी है कि वे लोग तीसरी पीढ़ी के आते आते अपने पहले के पूर्वजों के साथ में जो कुछ भी हुआ उसे वो भूल जाते हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं होती और उनको ऐसा लगता है कि पहले भी ऐसा ही होता रहा होगा जो आज हमारे साथ में हो रहा है। लेकिन परिस्थितियां समय के साथ में बदलती है और उसके अनुसार उन लोगों को के साथ में क्या हो रहा है उसको समझना भी अति आवश्यक है, जरूरी है। किसान बचाओ देश बचाओ मामले के अंदर हमारा पहला जो मुद्दा है, पहला एजेंडा है, वो है किसानों को उनकी कृषि भूमि का मालिकाना हक। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों को उनकी कृषि भूमि है उसका मालिकाना हक है भी या नहीं है। शायद बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि खातेदारी में या फिर जमीन की जो रिकॉर्ड है उसके अंदर हमारा नाम दर्ज है तो हम इसके मालिक हैं। वो जब रजिस्ट्री करवाते हैं, जमीन का बेचान करते हैं, तब उनको लगता है कि हम मालिक हैं इसलिए हम बेच रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो आप जमीन बेच रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री हो रही है या जिसको आप खरीद रहे हैं, जो बेचने वाला भी उसका मालिक नहीं है और खरीदने वाला भी उसका मालिक नहीं है। इसको लेकर के आज हम थोड़ी गंभीर चर्चा करेंगे कि क्या था हमारा ये मामला और कैसे हमें ये अधिकार मिला था और कैसे हमसे ये छीन लिया गया। साथियों, संविधान के लागू होने से पहले इस देश के अंदर राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में राजा होते थे और सारी भूमि, चाहे वो कृषि भूमि है, चाहे वो अन्य प्रकार की कोई भी भूमि है, वो और उसके ऊपर जितनी भी संपदा, जितनी भी संपत्ति, जितने भी जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य को भी वे अपनी संपत्ति मानते थे, अपना एक कह सकते हैं कि माल मानते थे, न कि वो उसको कोई उन लोगों को कोई अधिकार था। तो राजा जो है वो संपूर्ण संपत्ति का मालिक होता था और राजा की संपत्ति जो होती थी वो राजा की संपत्ति उसके राजगुरु यानी ब्राह्मण की होती थी। ब्राह्मण का उस राजा के ऊपर भी अधिकार होता था और राजा की संपत्ति के ऊपर भी अधिकार होता था। यानी कि हमारे लोगों को चाहे वो निवास कर रहे हो तो आवासीय भूमि का अधिकार नहीं था, चाहे वो कृषि कर रहे थे यानी जमीन जोत रहे थे तो उनको भी उसको जोत का अधिकार था, लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं था, वो जमीन का मालिक नहीं था। इस स्थिति में हमारे लोगों के साथ में क्या हुआ ये हमारे पुरखे अच्छी तरह से जान सकते हैं और आज की तारीख में भी जो 70-80 साल के लोग हैं वे लोग इस बारे में भली भांति बता सकते हैं कि उस जमाने में उनके पुरखों के साथ में क्या होता था। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं और भारतीय संविधान
26 नवंबर 1950 को इस संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, मान्य किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश भर में पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत जिस जमीन को किसान जोतता था उस जमीन का मालिक उसे बनाया गया, क्योंकि जब भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उन मूलभूत अधिकारों के अंदर हमें आर्टिकल 19 के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए। भाग 3 के अंदर आर्टिकल 19 में हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। उन अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 का जो च है उसके अंतर्गत हम लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला। मैं आपके सामने संविधान के सबूत के साथ में हूँ और संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जिस प्रकार से हमें अधिकार दिए गए, पहला अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 19 के ख में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने का, जैसे आज हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, महापंचायत करते हैं, महाकुंभ करते हैं, इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, ये जो सारे के सारे शांतिपूर्ण किए जाने वाले निरायुध सम्मेलन, उनकी भी हमें इस संविधान के अंदर भाग 3 और आर्टिकल 19 की ख के अंदर हमें ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। संगम या संघ बनाने का, किसी भी प्रकार का संगठन, जैसे कि आज हमारे हजारों संगठन इस देश के अंदर लाखों की संख्या में बने हुए हैं और वे संगठन रजिस्टर्ड हैं और बाकायदा वे मान्यता प्राप्त हैं। इसका मतलब है कि हमें संघ और संगम बनाने का भी अधिकार संविधान के अंदर मिला, उससे पहले हमें यह अधिकार नहीं था। आर्टिकल 19 के ग में चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, यानी कि इससे पहले हम लोग अपने राजा या वहाँ का जो राजतंत्र होता था उसके एरिए से बाहर अगर हमें जाना होता था तो उसकी परमिशन लेनी होती थी, इजाजत लेनी होती थी, या फिर जिस राजा के क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ हमें किसी प्रकार का जैसा भी है वो टैक्स चुका करके ही जाना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान सभा ने हमें ये अधिकार दिया कि अब आप भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंदर सर्वत्र आबाद, यानी कि बिना रोक टोक के आप जो है बिना बाध्यता के संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। इसी प्रकार से 5वां अड़ा, जिसके अंदर लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाना होता था, दूसरे राजा के राज में जाना होता था, तो वहां से इजाजत लेनी पड़ती थी और जाने से पहले अपने मालिक यानी अपने राजा से भी इजाजत परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद में ही वो जा सकता था, चाहे वो नाई का बेटा हो, चाहे दर्जी का बेटा हो, चाहे लोहार का बेटा हो। उसे अगर दूसरे राज्य में दूसरे राजा के वहां जाना है तो अपने पहले वाले राजा और दोनों अगले के दोनों की इजाजत लेके जाना पड़ता था और वहां काम करने के लिए भी उसे उनसे परमिशन इजाजत लेनी पड़ती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें ये अधिकार दे दिया, मूलभूत अधिकार दे दिया कि अब भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जाकर के आप अपना जो है निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, वहाँ मकान खरीद सकते हैं, वहाँ पर आज जा करके निवास कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत च, यानी कि छठा जो हमारा अधिकार है, जिसे यहाँ पर स्टार के रूप में दिखाया गया है, मैं आपको साफ तौर पे दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर स्टार लगे हैं, यानी कि इसको हटा दिया गया है। तो हटाया गया है तो निश्चित तौर पे यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, हम उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले में इसका आखिरी आर्टिकल 19 का उपखंड जो च है, छ, उसको लेता हूँ कि कोई भी वृत्ति यानी कि कार्य, उपजीविका यानी कि आजीविका या अपने जीवनोपार्जन के लिए काम धंधा, व्यापार यानी बिजनेस और कारोबार यानी व्यवसाय आप कहीं पर भी जाकर के कर सकते हैं। उसके लिए बाध्यता नहीं है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं या फिर किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस भाषा को बोलते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अपना व्यापार, बिजनेस, उद्योग
या वृत्ति कार्य मजदूरी कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमें दिए गए आर्टिकल 19 के तहत, ये मौलिक अधिकारों में आता है। ये मौलिक अधिकारों के साथ में संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसके बावजूद भी यहाँ भी बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई, जो वर्तमान में किसानों के साथ में हुई, लेकिन जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में और संवैधानिक जानकारी मूल रूप से उसकी जानकारी न होने की वजह से वे अपने राइट को बचा नहीं पाए और वो राइट जो है खत्म कर दिया गया। जहां स्टार मैंने आपको दिखाए आर्टिकल 19 के तहत च जो है उसके अंदर क्या था, हमने इसकी खोजबीन की, पता लगाया तो ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि हमारी संपत्ति का अधिकार था। इसके अंदर जो भी व्यक्ति जिस जैसी भी संपत्ति उसके पास में है उसका उसे मौलिक अधिकार है कि वो उसका मालिक होगा। उसे यहाँ से निरसित कर दिया और निरसित जो किया गया उसका भी मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ। संविधान संशोधन यानी कि 44वां 44 संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 20 जून 1979 से उपखंड च का लोप किया जाता है, यानी इसे पूरी तरह से निरसित किया जाता है, पूरी तरह से हटाया जाता है। आखिर में क्या चीज थी जिसे हटाना पड़ा? आखिर क्या ऐसा था जिसके अंदर 44वें संशोधन को ला करके और उसे इस पूरी तरह से निरसन करना पड़ा? आखिर में था क्या? हम लोगों ने इसकी खोजबीन शुरू की, छानबीन शुरू की, तो हमें पता चला कि ये जो आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 300 के बाद में आर्टिकल 300 का विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये अधिकार हमारा जो मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को निकाल करके उन्होंने आर्टिकल 300 का यानी 300A में डाला और उसके अंदर कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब ये फंडामेंटल राइट में था, जब मूलभूत अधिकार में था, तो यहाँ से उठा करके इसको यहाँ क्यों लाया गया और लाने के पीछे वजह क्या रही, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। साथियों, जब संपत्ति का अधिकार दिया जाता है तो संपत्ति जिस व्यक्ति के पास में प्लॉट होता है, प्लॉट उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास मकान होता है, मकान उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास सोना चांदी होता है वो उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास पशुधन होता है वो पशुधन उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास जैसी भी संपत्ति है, जो भी धन है वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, वो उसकी जो है प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन किसान के पास में, जो किसान है उसके पास ना तो कोई शहर में मकान था, ना कोई शहर में प्लॉट था, ना कोई उनको संविधान से पहले सोना चांदी रखने का अधिकार था। इसलिए अगर उनकी कोई माल संपत्ति थी, धन संपत्ति थी, पशु थे, वो भी उसे लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकना पड़ता था, यानी कि उसका स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि उसे भूमि यानी कि कृषि भूमि जिसको वो जोतता था उसका भी मालिकाना हक नहीं था। वो भी मालिक उसका जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे या फिर राजा होते थे, वो उनकी